हमारे लिए एक अच्छी जिंदगी वो नहीं होती जिसमें हम हर समय अपनी फेवरेट डिशेस खा रहे होते हैं, हमारे पास अनलिमिटेड सेक्स होता है, हमारी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती और हम जितना चाहे उतना आराम कर सकते हैं। बल्कि जो चीज हमें लाइफ की सफरिंग में भी जीने का रीजन देती है वो है मीनिंग या फिर एक पर्पस, जिसकी तरफ बढ़ने के लिए हम मोटिवेटेड फील करते हैं। लेकिन जब एक कल्चर को डीमोरलाइज करके उससे उसका कलेक्टिव पर्पस छीन लिया जाता है और लोग ये भूल जाते हैं कि वो किन आइडियल्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, तब वहीं से उस कल्चर का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। कोलैप्सोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन होता है जो एक सिविलाइजेशन के कोलैप्स होने के रिस्क्स को स्टडी करता है, जिसमें मेनली इंक्लूडेड होते हैं नेचुरल डिजास्टर्स, डिजीज आउटब्रेक्स, इकोनॉमिक डिप्रेशन, क्लाइमेट चेंज या कोई और कॉज जो मेनली इंसानों के कंट्रोल से बाहर होता है। पर जिन रीजंस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो नेचुरल डिजास्टर्स नहीं, बल्कि इंसान की गलतियां और हमारी कलेक्टिव साइकी में रिपीट होने वाले पैटर्न्स हैं। क्योंकि एक पॉपुलर कहावत ये बोलती है कि किसी भी महान सिविलाइजेशन का मर्डर नहीं करा जाता, बल्कि वो खुद ही अपनी जान ले लेती है। एग्जाम्पल के तौर पर रोमन एम्पायर ने मल्टीकल्चरलिज्म की वजह से अपने बढ़ते साइज, इंटरनल पॉलिटिक्स और पुअर लीडरशिप की वजह से लोगों को आपस में जोड़ने वाली एक कलेक्टिव आइडेंटिटी खो दी थी और वो अंदर से ही बहुत वीक हो गई थी। पास्ट की ऑलमोस्ट सारी ही सिविलाइजेशंस किसी न किसी तरह के कोलैप्स से गुजरी है, जिनमें से कई सिविलाइजेशंस बच भी गईं, जैसे चाइनीज, इजिप्शियन और इवन इंडियन, जिसे फॉरेन इन्वेडर्स ने रिसोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा डिप्राइव कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ ज्यादातर सिविलाइजेशंस इतनी लकी नहीं होती और वो कोलैप्स होने के बाद फ्यूचर जनरेशंस के लिए बस एक टूरिस्ट प्लेस बनकर रह जाती हैं। नाउ अगर हम उन मेन रीजंस को लिस्ट करें जो एक सिविलाइजेशन या सोसाइटी को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं, तो ऐसे दो मेन रीजंस होते हैं। नंबर 1, सेक्सुअल लिबरेशन। अपनी बुक सेक्स एंड कल्चर में सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जेडी अनविन ने अपनी एक रिसर्च के बारे में लिखा है, जिसमें उन्होंने पिछले 5000 सालों में आए और गए 86 डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी करा। अनविन ये देखना चाहते थे कि एक सिविलाइजेशन में ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसकी फ्लरिशिंग या उसके कोलैप्स के चांसेस को प्रेडिक्ट करते हैं। उन्होंने हर कल्चर के आर्ट, आर्किटेक्चर, लोगों की खुशी, इंजीनियरिंग, लिटरेचर, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक सक्सेस और ऐसे ही कई दूसरे फैक्टर्स को सक्सेस के मैट्रिक की तरह यूज करा। इस बेसिस पर उन्होंने हर कल्चर को रैंक करना शुरू करा कि कौन सी सिविलाइजेशन किस डिग्री तक सक्सेसफुल थी, और इन डिग्रीज को 4 अलग टाइप की सोसाइटीज में कैटेगराइज करा। फर्स्ट टाइप की सोसाइटी होती है ज़ोइस्टिक, जिसमें लोग सिर्फ अपने रोजमर्रा के कामों और अपनी सेल्फिश डिजायर्स को पूरा करने में बिजी होते हैं। लेकिन ना तो उन्हें नेचर को जानने में कोई इंटरेस्ट होता है, वो ना कोई टेम्पल बनाते हैं और ना ही वो अपने मरे हुए लोगों का संस्कार करते या उन्हें रिस्पेक्ट पे करते हैं। ऐसे कल्चर को अनविन डेड कल्चर बोलते हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ के लोगों की कॉन्शियसनेस बहुत नैरो और क्रिएटिव एनर्जी बहुत कम होती है। सेकेंड टाइप है मेनिस्टिक, जिसमें लोग बहुत से अंधविश्वास रखते हैं और जहां ये लोग भी कोई टेम्पल्स नहीं बनाते, वहीं ये अपने मरे हुए लोगों के लिए रिचुअल्स और सेरेमनीज जरूर रखते हैं। थर्ड टाइप है डेइस्टिक। ऐसी सोसाइटीज नेचर और उसके पार एग्जिस्ट करने वाली पावर्स के साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए मंदिर खड़े करती है और एक या कई भगवानों को मानती है। फोर्थ टाइप है रैशनलिस्टिक, जो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करती है नेचर को समझने और रोजमर्रा के डिसीजंस को लेने के लिए। पहली 3 सोसाइटीज को अनविन अनसिविलाइज्ड बोलते हैं और इन सोसाइटीज में क्रिएटिव फोर्स बहुत कम होती है, जबकि रैशनलिस्टिक सोसाइटीज सिविलाइज्ड होती हैं और वो सबसे ज्यादा एनर्जी कैरी करती हैं। अनविन के हिसाब से हर सिविलाइजेशन की अलग अलग लेवल की एनर्जी या थिंकिंग पावर किसी बड़ी चीज का सिम्टम है, और इस सिम्टम का कॉज उन्हें मिला इन कल्चर्स के सेक्स को लेकर एटीट्यूड में। स्पेसिफिकली ये कल्चर्स प्री नप्चुअल और पोस्ट नप्चुअल सेक्स को किस तरह से ट्रीट करते हैं, यानी एक मेल और फीमेल शादी से पहले एक दूसरे से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं और शादी के बाद कैसे। और उन्होंने ऑब्जर्व करा कि कोई भी कल्चर शादी से पहले सेक्स को 3 तरह से ट्रीट कर सकता है। नंबर 1, कंप्लीट सेक्सुअल फ्रीडम, यानी मैरिज से पहले सेक्स पर कोई रिस्ट्रेंट्स ना होना। नंबर 2, इर्रेगुलर और ओकेजनल रिस्ट्रेंट, यानी कल्चर में कोई ऐसे रूल्स हैं जिसमें कभी कभी लोगों को एब्स्टिनेंट होने को बोला जाता है। नंबर 3, स्ट्रिक्ट चैस्टिटी, जिसमें एक कल्चर के लोग अपनी शादी से पहले किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते, और सिमिलरली शादी के बाद भी सेक्स के टुवर्ड्स एटीट्यूड को फ्री या फिर स्ट्रिक्ट जैसी कैटेगरीज में डाला गया। और रिजल्ट में पता लगा कि जिस भी कल्चर में शादी से पहले या उसके बाद सेक्सुअल कंस्ट्रेंट्स हाई थे, वो ज्यादा सक्सेसफुल थे और उनकी आर्ट, लिटरेचर, साइंस और आर्किटेक्चर भी ज्यादा क्रिएटिविटी और मास अप्रूवल से जुड़ा था। जबकि जिन कल्चर्स में सेक्सुअल फ्रीडम ज्यादा थी, वो कल्चर्स 3 जनरेशंस के बाद ही कोलैप्स हो जाते हैं, जहां हर जनरेशन की ड्यूरेशन 33 साल होती है, यानी कोई भी सेक्सुअली लिबरल कल्चर 100 साल से ज्यादा नहीं टिक पाता। हाउएवर
अनविन खुद भी इस बारे में क्लियर नहीं थे कि क्यों सेक्सुअल फ्रीडम एक कल्चर को इतना वीक बना देती है, लेकिन उनकी कई हाइपोथेसिस थी जिससे बहुत से एकेडमिक्स अग्री करते हैं। उनके हिसाब से जब एक कल्चर पैदा होता है तब वो बहुत कमजोर होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ लोग कोऑपरेट करके एक फुली फंक्शनिंग सिविलाइजेशन खड़ी कर देते हैं और वो कल्चर धीरे धीरे फ्लरिश करने लगता है। उनके पास खाने की कमी नहीं होती, उन्हें जानवरों से कोई खतरा नहीं होता, लाइफ में कंफर्ट आ जाता है और सर्वाइवल के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में जब लोगों की बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं, तब या तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं या फिर वो कल्चर सेक्सुअली लिबरल बन जाता है। और इस पॉइंट के पार जितना ज्यादा वो सेक्स को नॉर्मलाइज करते हैं, वो उतना ही अपनी क्रिएटिव पावर और क्रिटिकल थिंकिंग कैपेबिलिटी खोने लगते हैं और वीक बन जाते हैं। अमेरिकन फेमिनिस्ट और प्रोफेसर कैमिल पैलिया अपनी बुक सेक्सुअल पर्सोनाए में बोलती हैं कि सेक्सुअल फ्रीडम और इसके साथ साथ जेंडर फ्लूइडिटी, जेंडर इश्यूज, होमोसेक्सुअलिटी और ट्रांसजेंडरिज्म एक कल्चर के लेट स्टेजेस में आते हैं और ये फिनोमेना एक साइन होता है कि एक कल्चर कोलैप्स होने वाला है। इस टाइम पर यंग लोग हिस्टोरिकली इलिटरेट होते हैं और वो खुद के कल्चर को ही खत्म करने लगते हैं। एकदम से एक सिविलाइजेशन जो अपनी पीक पर थी वो अपने ही वेट के नीचे दबने लगती है। कोलैप्स बहुत तेजी से होता है और एक कल्चर की ग्रेटनेस ऐसे समय पर कोई इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती। इवन रोमन एम्पायर भी 4.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बड़ी थी, लेकिन सिर्फ 4 से 5 सालों के अंदर वो सिर्फ 2 मिलियन रह गई और धीरे धीरे रोमन एम्पायर गायब ही हो गई। कैमिल इंटरेस्टेड थी एंड्रोजनी को स्टडी करने में और हिस्ट्री को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद वो भी इसी कंक्लूजन पर आई कि सेक्सुअल मैटर्स डायरेक्टली एक कल्चर को वीक बनाने के कॉज होते हैं। और जिस तरह से पास्ट में ये ट्रेंड हर कल्चर के लेट फेजेस में बड़ा हुआ दिखाई दिया था, उनकी आर्ट, उनकी कहानियों, उनकी फिलॉसफीज, उनकी पॉलिटिक्स और उनके बिलीव्स में, वैसे ही कैमिल बोलती हैं कि वेस्टर्न कल्चर भी अब अपने लेट फेजेस में है और वो तेजी से अपनी स्ट्रेंथ लूज करता जा रहा है। इवन अपने कई रीसेंट इंटरव्यूज में भी कैमिल ने इसी फिनोमेना को डिस्कस करा है। I've always been fascinated, attracted, to the subject of androgyny, and that's what sexual persona is. I explored it in history, but the more I explored it, I realized that historically, the movement toward androgyny occurs in late phases of culture, as if a civilization is starting to unravel. Okay, and that you can find it again and again and again through history. Greek art, okay, you can see it happening. All of a sudden, okay, there's a kind of the sculptures of handsome nude young men athletes that used to be very robust, okay, in the archaic period suddenly began to seem like wet noodles, okay, toward the end. And that the people who live in such periods, a late phase of culture, whether it's the Hellenistic era, whether it's the Roman Empire, whether it's the mauve decade of Oscar Wilde in the 1890s, whether it's Weimar Germany, people who live at such times, okay, feel that they're very sophisticated, they're very cosmopolitan, okay, homosexuality, heterosexuality, so what, anything goes, and so on. All right, and so, but from the perspective of historical distance, okay, you can see that it's a culture that no longer believes in itself. Now, अगर हम कल्चरल कोलैप्स के दूसरे रीजन पर आए तो वो है टू मच पावर एट द टॉप। ये फेज भी सेक्सुअल फ्रीडम और एक सिविलाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी के बाद ही आता है। अपनी बुक द लॉ ऑफ सिविलाइजेशन एंड डिके में अमेरिकन हिस्टोरियन ब्रुक्स एडम्स बोलते हैं कि सिविलाइजेशन का खड़ा होना और ढहना एक साइकिल में चलता रहता है। हमें यहाँ ये समझना जरूरी है कि मेल्स की चीजों को क्रिएट करने और सक्सेस हासिल करने की मोटिवेशन यही होती है कि जितनी ज्यादा वो एक्सेलेंस और शोहरत हासिल करेंगे, उतना ही उनके लिए सेक्सुअल अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। रिप्रोडक्शन की कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से फीमेल्स चूजियर सेक्स होती हैं, जिस वजह से ऑलमोस्ट हमेशा ही मेल्स को फीमेल्स के पीछे भागना पड़ता है, ना कि इसका ऑपोजिट। यानी मेल्स की सबसे बेसिक मोटिवेशन, चाहे ये उन्हें कॉन्शियसली डायरेक्ट कर रही हो या अनकॉन्शियसली, वो ब्यूटीफुल फीमेल्स और एक फैमिली क्रिएट करना ही होती है। लेकिन जब एक कल्चर सेक्स के ऊपर से सारे कंस्ट्रेंट्स खोल देता है और मेल्स को बिना किसी रीजन और बिना कुछ अचीव करे ही सेक्स मिलने लग जाता है, तब उनके पास सिविलाइजेशन को बिल्ड करने और ग्रेटनेस हासिल करने की ड्राइव और एनर्जी बचती नहीं है। जहां पहले हायर सोशल पोजीशंस में वो लोग होते थे जो वहां रहना डिजर्व करते थे, वहीं ऐसी डीजेनरेट सोसाइटी में जहां अच्छे लोग डीमोटिवेटेड होते हैं, तब पावरफुल पोजीशंस की तरफ सिर्फ करप्ट लोग ही भागते हैं, जिन्हें कभी भी ग्रेटनेस नहीं बल्कि बस पावर चाहिए थी। जब ज्यादातर लोग अपनी ही सेक्सुअल नेचर में इतना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और वो प्रोमिस्कुअस होते हैं, तब वो सिविलाइजेशन मेंटेनेंस, आर्ट को ब्यूटीफुल बनाने और एडवांसमेंट में लगने वाली एनर्जी स्पेंड करना अफोर्ड कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो खुद ही अंदर से डिप्लीटेड होते हैं। ऐसे में करप्ट लोग क्रिटिकल थिंकिंग लैक करने वाले लोगों को बेवकूफ बनाकर पावरफुल पोजीशंस हासिल कर लेते हैं। वो उस कल्चर की इंटेग्रिटी, उसके कलेक्टिव मिशन और उसकी आइडेंटिटी को नष्ट करने लगते हैं। लोगों में डिवाइड क्रिएट होने लगता है, इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है और लोगों को इतना ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया जाता है
कि वो सच को झूठ से डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते, जिससे जो चीज एक कल्चर को साथ जोड़कर रख रही थी वो भी करप्शन की नदी में घुल जाती है। सेंट्रलाइजेशन की वजह से लोग इवेंचुअली या तो ये समझ जाते हैं कि पूरा सिस्टम उनके अगेंस्ट है और वो एनार्किक बिहेवियर दिखाने लगते हैं, या फिर एक दूसरा कल्चर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने आ जाता है और उस लैंड पर हमला करके पूरी सिविलाइजेशन को मिट्टी में मिला देता है। इस तरह से टाइम टू टाइम नेचर एक सिविलाइजेशन और उसमें मौजूद लोगों का टेस्ट लेती है। अगर लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं, चीप प्लेजर्स में इंडल्ज करने लगते हैं और अपने हायर पर्पस से कनेक्शन खो देते हैं, तो उनके नसीब में बर्बादी ही लिख दी जाती है। जबकि जो कल्चर्स ग्रो होने के बाद भी अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखते हैं, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ पाते हैं और टाइम की मार को भी सह पाते हैं। बहुत से एकेडमिक्स ये मानते हैं कि एक बार जब एक सिविलाइजेशन पीक करके अपने आखिरी स्टेजेस में डिक्लाइन करने लगती है, तब वहां से उसे ठीक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इवन कैमिल पैलिया भी यही मानती हैं। उनके हिसाब से जब भी एक सोसाइटी में एनर्जीज का इम्बैलेंस होता है, तब नेचर बैलेंस वापस लाने के लिए एक्सट्रीम मेजर्स लेती है और इस प्रोसेस में सब तबाह हो जाता है। सिविलाइजेशन खड़ी होती है मैस्कुलिन एनर्जी की वजह से, वो ढहती है फेमिनिन एनर्जी की वजह से, लेकिन एक सिविलाइजेशन को स्टेबल रखने के लिए मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी या फिर साइंस और रिलीजन, लॉजिक और इमोशंस, इन सारी पोलैरिटीज में ही एक बैलेंस चाहिए होता है। हम पूरे कल्चर से तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसमें मौजूद सारे लोग ही इस बैलेंस की तरफ चलना शुरू कर दें, लेकिन जो चीज हमारे कंट्रोल में है हमें वो चीज जरूर करनी चाहिए ताकि हम इस कल्चरल डिक्लाइन में कंट्रीब्यूट ना करें। हमें डिसिप्लिन बनना चाहिए, खुद की सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल में रखना चाहिए, अपने अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज का बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग और ब्रेव लोगों के सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूशंस को अप्रिशिएट करके उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और अपने कल्चर को सीधा सीधा रिजेक्ट करने के बजाय उसकी हिस्ट्री को समझना चाहिए।